तो आज अपन शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है भैया मिससेलेनियस प्रोविजंस। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो इसको अपन चार फॉर्म में कवर करेंगे। ठीक है, मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत हेल्पफुल रहे। ठीक है, जितना समराइज़ हो सकता था मैंने उतना समराइज़ करा है और बेस्ट वे में करा है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपका सबसे पहला कंसेप्ट नंबर 1 है रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है, आखिर कौन होता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर और उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है भैया फेयर वैल्यूएशन करना कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। जैसे कि प्रॉपर्टी है, कंपनी की स्टॉक्स है, डिवेंचर्स है, गुडविल है। ठीक है, तो उसका सही से वैल्यूएशन होना चाहिए, फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए। तो इस ये काम होता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर का। ठीक है, अब क्या आप रजिस्ट आरवी बन सकते हैं कि इसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं आरवी। ठीक है, आरवी बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले ये अपन समझ लेते हैं। आप मेंबर होने चाहिए आरवी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, कब बनोगे? जब आप एग्ज़ाम को पास कर लोगे। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके विद इन 3 ईयर्स के अंदर आपको एग्ज़ाम पास करनी है। आप माइनर नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये अपन आगे देखेंगे। पीआर ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए और इनकम टैक्स के 271 जेड के अंदर आपका कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेते हैं, ठीक है, जो भी है आप कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 5,000 लगेगी और कंपनी या पार्टनरशिप है तो 10,000 लगेगी। ठीक है, अब अपन पार्टनरशिप ऑफ कंपनी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि अगर उसको आरवी बनना है तो वो कैसे बन सकती है। ठीक है, पहले तो उसका ऑब्जेक्ट अदर देन रेंडरिंग या प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, यानी कि नो पार्टनरशिप कंपनी शैल बी एलिजिबल टू बिकम आरबी इफ सेट अ प्रोजेक्ट अदर देन रेंडरिंग या फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सर्विस। यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सर्विस होगा तो चलेगा, इसके अलावा और कुछ होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्टनर्स और डायरेक्टर्स अगर ये ऊपर वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि पार्टनरशिप के अंदर कोई एक ऐसा पर्सन है जो माइनर है। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है 3 और ऑल डायरेक्टर्स या पार्टनर्स विच एवर इज लोअर। ठीक है, नॉट आरवी। ठीक है, अगर वो आरवी नहीं है तो फिर पार्टनरशिप भी नहीं बन सकते। ठीक है, नन पार्टनर्स आर आरवी फॉर एसेट क्लास विच सीक्स टू बी आरवी। ठीक है, यानी कि आपको क्या होता है आरवी के अंदर कोई पर्टिकुलर जैसे कि प्रॉपर्टी स्टॉक्स हो गए। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसी एसेट क्लास है जिसको आरवी का ज्ञान नहीं है उस बारे में, तो वो जो है ना वो पार्टनर उसका उसके लिए वो आरवी नहीं होगा। ठीक है, नन पार्टनर शैल आरवी फॉर एसेट क्लास विच सीक्स टू बी आरवी। ठीक है, हर एक एसेट क्लास के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, नॉट अ मेंबर ऑफ आरवी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आप मेंबर ही नहीं हो तो आप कैसे बनोगे? ठीक है, अब यहाँ पर ने देखा था कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये अपन जान लेते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर प्रोफेशनल हो, सीए वगैरह हो, तो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। बैचलर्स हो तो आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा, फिर जाकर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे आरवी बनने के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ आरवी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन भी आरवी बनने के लिए कैपेबल है। सेक्शन 8 कंपनी ऐसी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी एक्ट। ठीक है, और ऐसे ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स कमेटी। ठीक है, सिर्फ इसमें आपको बता रखा है कि आखिर कंपोजिशन क्या होगा। बुक में वही चीज़ काम की, एक चेयरपर्सन होता है, एक मेंबर होता है जो इसको एमसीए नॉमिनेट कर दे, एक मेंबर ऐसा होता है जिसको आईबीसी आईबीसी आपने एक पढ़ा होगा। ठीक है, 2016, तो उसमें एक उसको नॉमिनेट करा जाता है। एक मेंबर होता है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का, अप टू 4 मेंबर्स हो सकते हैं जो सीजी नॉमिनेट करे। ठीक है, अप टू 4 मेंबर्स हो सकते हैं जो आरवी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हो, अप टू 2 मेंबर्स हो सकते हैं जो उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हो। प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई या फिर आईसीएसआई या फिर आईसीएमआई वो एक्स मेंबर्स होने चाहिए। इनका टेन्योर क्या रहेगा, ये चीज़ काम की 3 इयर्स होगा उनका टेन्योर, वापस रीअपॉइंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 टेन्योर्स के लिए वो अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ ये काम की, अदरवाइज इतना रिलेवेंट नहीं है। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक अपने आराम से कवर हुआ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकंड टॉपिक आता है
रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अब कंपनीज चाहती है, देखो एक तो ऑप्शन होता है कि वाइंडिंग अप के केस में तो भैया उसका एक अलग ही प्रोसीजर है। वाइंडिंग अप में पहले एप्लीकेशन जाएगी, ट्रिब्यूनल के पास जाएगी, फिर ट्रिब्यूनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा, फिर ये बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। पर अगर कंपनी चाहती है शॉर्ट में कि अब भैया हमारा काम रजिस्टर ऑफ कंपनी से निकल जाए, तो क्या, तो उसकी क्या क्राइटेरिया ये आप समझ सकते हो। अगर कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा विद इन 1 ईयर, जिस दिन उसका इनकॉर्पोरेशन डेट था उसके विद इन 1 ईयर कंपनी ने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, तो उसका रिमूवल पॉसिबल है, ठीक है। या फिर कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं करा फॉर लास्ट 2 ईयर्स और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस भी प्राप्त नहीं करा। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? इनएक्टिव कंपनी, ठीक है, यानी कि जो कंपनी एक्टिव नहीं है उसको बोलते हैं डोरमेंट कंपनी, ठीक है। तो लास्ट 2 ईयर्स तक कंपनी कोई भी बिजनेस कर रही है ना ऑपरेशन कर रही है, ठीक है। पहला पॉइंट था इनकॉर्पोरेशन डेट से विद इन 1 ईयर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करा। उसके बाद अगर स्टार्ट कर लिया हो तो उसके लास्ट 2 ईयर्स में अगर आपने कोई बिजनेस नहीं कर रहा हो, स्टेटस भी नहीं आपके पास गवर्नमेंट कंपनी का, तो आपको हटाया जा सकता है। थर्ड, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम नॉट पेड सब्सक्रिप्शन मनी, ठीक है। और डिक्लेरेशन उन्होंने फाइल भी नहीं करा विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये कंडीशन भी हो सकती है। या फिर कंपनी कंपनी कोई बिजनेस करती नहीं है, ये पता चला जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, तो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से हट सकता है, ठीक है। जो भी आरओसी का इंटेंशन होगा वो आरओसी नोटिस भेज देगा कंपनी को, ठीक है। कंपनी को फिर रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा विद इन 30 डेज के अंदर कि भैया कंपनी का वाक्य में आखिर ये सब जो आरओसी ने सुना वो सच है या नहीं है, ठीक है। तो कंपनी को विद इन 30 डेज के अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर नेम रिमूवल। अब कंपनी खुद चाहे तो खुद भी अप्लाई कर सकती है अगर कंपनी ने ऐसा पास कर लिया, या फिर 75 मेंबर्स की कंसेंट है, उनसे 75 मेंबर्स देखने इन टर्म्स ऑफ पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ भैया कंपनी का नाम हटा दो, तो फिर हट सकता है, ठीक है। कंपनी कैन नॉट मेक एप्लीकेशन फॉर नेम रिमूवल। अगर लास्ट 3 मंथ के अंदर अगर कंपनी ने कुछ ऐसे काम करे तो कंपनी का नाम नहीं हट सकता, ठीक है। पहला, अगर कंपनी ने कोई रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करा वन स्टेट से अनदर, या फिर चेंज नेम करा, हैज़ मेड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर गेन और बिजनेस। कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, कंपनी उससे कोई दूसरा काम कर रही है, अदर एक्टिविटी में पाई गई, तो भी उसका नाम नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि हो सकता है ना इसमें कोई फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो जब तक वो प्रोसेस स्टार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, लास्ट 3 मंथ के अंदर आप एकदम से कोई अलग काम कर रहे हो फिर उसके लिए एप्लीकेशन दे रहे हो नेम रिमूवल के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंपनी पर ऑलरेडी ट्रिब्यूनल में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला एप्लीकेशन चल रही है, पेंडिंग है, वाउंड अप अगर आईबीसी के तहत है तो वैसे ही वाइंडिंग अप हो जाएगा आईबीसी में ही, तो यहाँ नेम रिमूवल पॉसिबल नहीं रहेगा। फिर इफेक्ट ऑफ कंपनी नोटिफाइड एज डिसॉल्व, ठीक है। अब कंपनी अगर डिसॉल्व होती है तो क्या माना जाएगा? सीज टू ऑपरेट, भैया जिस दिन ये नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, उसको डिसॉल्व घोषित कर दिया गया तो उस दिन से ही कंपनी का सारा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। जो भी कंपनी का सर्टिफिकेट था इनकॉर्पोरेशन का उसको डीम टू बी कैंसिल मान लिया जाएगा। नो इफेक्ट ऑन रियलाइजिंग मनी ड्यू टू कंपनी एंड पेइंग डेब्ट। अब मान लो कंपनी किसी से 500 करोड़ लेकर कंपनी बंद होना चाह रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी कंपनी की लायबिलिटी फिर भी रहेगी अगर कंपनी का नाम रजिस्टर्ड से हट गया तो। ऐसा नहीं कि आप किसी से पैसे ले रहे हो दे रहे हो, कंपनी कंपनी किसी से पैसे ले रही है दे रही है और तुरंत ये ट्रांजैक्शन करने के बाद कंपनी अपना नाम हटाना चाहती है तो भी उस कंपनी की लायबिलिटी बराबर रहेगी, ठीक है। अगर कंपनी किसी से पैसे मांगती है तो वो भी मांग सकती है, भले ही नाम हट जाए। और पेइंग डेब्ट, किसी को पैसे चुकाने होंगे, नाम हट गया तो भी चुकाने रहेंगे, ठीक है। जितनी लायबिलिटी रहेगी वो ऐसे बराबर रहेगी, ठीक है। उसके बाद रहता है अपील टू ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब मान लो आरओसी ने नाम गलती से हटा दिया या फिर सही तरीके से हटाया, तो एक तो अगर आरओसी ने गलती से नाम हटा दिया तो आरओसी चाहे तो सो मोटो अपने आप विद इन 3 ईयर्स, जिस दिन भैया ये कांड हुआ उसके विद इन 3 ईयर्स अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल के अंदर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नेम। और मान लो वो सही नाम हटाया था, ठीक है, आरओसी ने सही तरीके से नाम हटाया था, तो भी कोई अगर मेंबर है चाहे तो अपील बाय एनी बॉडी टू ट्रिब्यूनल विद इन 3 ईयर्स। अगर कंपनी चाहे तो वापस से ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकती है विद इन 3 ईयर्स के अंदर, ठीक है।
अब मान लो कंपनी क्रेडिटर मेंबर वर्कमैन, ठीक है, अब मान लो किसी क्रेडिटर के साथ कुछ गलत हो गया, उसको ये बात पता ही नहीं थी, तो वो जना भी अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल के अंदर। स्पेशली क्रेडिटर, कंपनी मेंबर, वर्कमैन, इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रखा है, विद इन 20 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गज़ेटी, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूनल उसके बाद क्या करेगा, कॉपी भेजेगा ऑर्डर आरओसी को विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने पास थर्ड पॉइंट रहता है उस गवर्नमेंट कंपनी का, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो।